Hello students, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra and welcome to this amazing platform. तो मैं बच्चों आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। जैसे कि बायोलॉजी के हमारे 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, होप कि आपने वो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो वाली वीडियोस देखिए, देन ये वाली वीडियो देखिए। होप कि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बनवाया था। जैसा कि इसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ द सेल कवर कर लिया था और डेफिनेशन ऑफ द सेल कवर कर लिए थे। पार्ट्स ऑफ द सेल हम लोग कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ द सेल में मैंने आप लोगों को सेल वॉल करवा दी थी और सेल मेम्ब्रेन करवा दी थी। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होता है और ऑस्मोसिस के थ्रू जो भी होता है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। और स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को उसका सेकंड पार्ट भी करवा दिया था जो कि न्यूक्लियस था। वो आई होप कि आपने वो वीडियो भी देख ली होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। अब टाइप्स ऑफ सेल हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। अब इससे क्या मतलब है, इधर देखो। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, हिंदी में बोले तो पुराना। प्रो मतलब पुराना, यानी पुरानी सेल जो होती है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं कहते हैं। कैरियोटिक का मतलब होता है सेल, कैरियोटिक का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियोटिक सेल यानी पुरानी सेल, ठीक है। यू का मतलब होता है न्यू। यू का मतलब वैसे तो ट्रू होता है, ठीक है, ठीक, ट्रू। अब देखो यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें हमारा प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसा न्यूक्लियस जो कि डिसअपियर होता है, मतलब न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रिमिटिव पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एकदम मतलब विजिबल होता है, बहुत इजीली हम उसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसके अंदर है हमारा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस से मतलब ये है कि एकदम विजिबल न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनका जो साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, वो छोटा साइज होता है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। अब और जो साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल होता है वो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, उनका साइज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। अब न्यूक्लियस एब्सेंट, वैसे तो अगर मैं आपके लेवल पे बात करूँ, 9th क्लास के लेवल पे बात करूँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बट अगर मैं धीरे जब मैं आप 11th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है या प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इधर देखो, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। मैं डायरेक्टली न्यूक्लियोलस लिख दिया है, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोग इसमें पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। देन है मेरा न्यूक्लियोलस एब्सेंट। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आप लोगों को 2 पार्ट्स बताए थे, एक बताया था न्यूक्लियोलस, एक बताया था न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब क्या थे हमारे सेल ऑर्गेनेली थे। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, ठीक। अब इधर इसमें सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट, जैसा कि मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। अब है क्रोमोसोम सिंगल। क्रोमोसोम जो है वो सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि ये है क्रोमोसोम मेरा, बस यही पाया जाता है, सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम मोर देन 1, एक से ज्यादा क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जा सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड ये है यूकैरियोटिक सेल। अब ये डायग्राम हमको दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को करना है। वैसे तो पॉइंट से ही बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम लोग डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं, आइए। तो देखो, ये है यूकैरियोटिक सेल और ये वाली है प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, कैप्सूल पाया जाता है हमारा। कैप्सूल जो होता है वो सबसे
सबसे लास्ट वाली लेयर होती है किसी भी सेल की, जो सबसे मतलब अपर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बाहर से कोई भी चीज आके उसको मतलब जिसकी वजह से वो फट ना जाए। तो क्या होता है, उसके बाहर एक लेयर होती है, वो बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड होती है, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो इसमें कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, देन कैप्सूल से अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब इसके अंदर सेल वॉल है, तो ये कौन सी सेल हुई, ये प्लांट सेल हुई, क्योंकि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। एक मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, अब उसके सबसे अंदर वाली लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये लेयर्स, स्टार्टिंग की लेयर्स मैंने आप लोगों को बता दी क्या होती है। ठीक, अब इधर देखो, इसके अंदर ये जो है सर्कुलर फॉर्म में जो चीजें प्रेजेंट है वो क्या होती है, राइबोसोम। राइबोसोम की अगर मैं स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोगों को बताऊं, जस्ट लाइक अ बर्गर, जैसा बर्गर होता है बिल्कुल उसी शेप में हमारा राइबोसोम होता है। यहाँ पे मैंने उस शेप में बनाया नहीं है, बट आगे जाके हम जब सेल ऑर्गेनेली में पढ़ेंगे इसको, तो तब जाके वहां पे हम उसकी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे राइबोसोम। ठीक है, अब जितना भी कंटेंट यहाँ पे पाया जा रहा है ये लिक्विड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे कि कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है, किसी भी सेल के अंदर जो मिलता है मतलब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो धागे टाइप स्ट्रक्चर गुच्छा सा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए या क्रोमैटिन मटेरियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्रोमैटिन मटेरियल के दो कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, डीएनए और प्रोटीन, तो ये चीजें बताई थी ना। तो ये क्या है, हमारा डीएनए है। तो ये हुई बात हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की। अब इसके अंदर हमारे कुछ सेल ऑर्गेनेल भी नहीं पाए जाते, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी एपैरेटस हुआ, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये बिल्कुल खाली, एक तरीके से ये समझ लो कि बिल्कुल खाली सेल है ये। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में देखो सबसे बाहर वाली लेयर जो है, यहाँ पर मैंने लिखा है ना, सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। अच्छा एक बात और देखो, इधर यहाँ पे क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, बस डिफरेंस इतना सा है कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप पाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखो, इधर माइटोकॉन्ड्रिया से पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये है हमारे गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनेली। ओके, तो ये है हमारा गोल्गी एपैरेटस। देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूक्लियस, है ना, हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में ही, मैंने डिस्कस किया था, पूरा उसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताई थी, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही उसकी स्ट्रक्चर थी, है ना। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है। यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है। ठीक है, उसके बाद है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, एंड ये है मेरा साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितने भी लिक्विड फॉर्म में जो भी सब्सटेंस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इधर अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज पाई जा रही है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ द सेल पढ़ाया था, डिस्कवरी ऑफ द सेल पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ द सेल में मैंने न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब क्या कर दिया, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारा जो आया था वो क्या आया था, हमारे आए थे सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, अब ये हमारा न्यू टॉपिक है। सेल ऑर्गेनेली होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिनके पास क्या होती है, मेम्ब्रेन। लेट सपोज कि मेरे पास कोई भी सेल ऑर्गेनेली है, इसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन अगर पाई जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमारा सेल ऑर्गेनेली होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, क्या होता है, कोई भी मतलब ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि किसी भी सेल की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी कर रही है सेल, मूव कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसको क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो सेल ऑर्गेनेली। ठीक है,
डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये, ठीक। अब उसके बाद सबसे पहला जो हमारा सेल ऑर्गेनेली है वो कौन सा है, सेल ऑर्गेनेली है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहला टॉपिक हमारा है वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स में हमारा क्या है, वैक्यूल जो है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस था वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड था, है ना, डबल मेम्ब्रेन से था। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से होता है, लेकिन जो हमारा वैक्यूल्स होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसके बारे में, ये सिंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब स्टोरेज सैक लाइक, किसी भी सेल का स्टोरेज जो है सैक का मतलब समझो सैक लाइक। सैक का मतलब होता है कोई भी थैला, ठीक है, थैला टाइप जो होता है उसके अंदर क्या करता है, ये सेल के सामान को स्टोर करता है, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स वो एनिमल्स में भी, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब एनिमल सेल में कैसे पाए जाते हैं, प्लांट सेल में कैसे पाए जाते हैं, तो देखो, अब वैक्यूल्स इन एनिमल, एनिमल के अंदर वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, ठीक है। टेम्पररी होता है, टेम्पररी से मीन्स ये है कि जब इसको जरूरत पड़ती है तो वैक्यूल आ जाता है, जब इसको जरूरत नहीं पड़ती है तो वो खुद ही खुद चला जाता है। अगर इसको खाना इंगल्फ करना है, स्टोरेज करना है, तो ठीक है, तो क्या करेगा, एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स आ जाएगा, खाने को स्टोर करेगा, और जब जरूरत नहीं रहेगी तो वो चला जाएगा, यानी टेम्पररी होता है, ठीक है, अपने जरूरत पड़ने पे ही आता है। स्टोर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, क्या क्या स्टोर करता है, ग्लूकोज स्टोर करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है और प्रोटीन स्टोर करता है। अब वैक्यूल्स इन प्लांट्स की बात अगर हम करें, प्लांट्स में वैक्यूल कैसा होता है, पहली बात तो लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये क्या होता है, परमानेंट होता है, हमेशा रहता ही है, चाहे जरूरत हो या ना हो, हमेशा ये वैक्यूल प्लांट में रहेगा, क्यों, क्योंकि प्लांट का तो स्टोरेज होना ही होना है, ठीक है। अब इधर देखो, अब स्टोर सेल, सेप, सेल की सेप को स्टोर करता है। सेप मतलब, सेप से मतलब ये है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो सेप का मतलब लाइक ए जूस, जैसे जूस होता है ना, ऐसे होता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेप होता है, ठीक है। अब इधर प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, जो हमारे प्लांट सेल का वैक्यूल है वो क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी। टर्जिडिटी मतलब हार्डनेस, और रिजिड मतलब रिजिड जो होता है वो खोखला, ठीक है, उस टाइप का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, जैसा कि अगर मैं 100% ले रही हूँ तो सेल वैक्यूल जो है वो 50 to 90% ऑक्यूपाई करता है किसी भी सेल का। कोई भी सेल 50 to 90% होता है, प्लांट में सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, प्लांट में वो बड़ा होता है ना, तो इसलिए, ठीक है। अब हमने बात की थी यहाँ पे सेल सेप की। अब सेल सेप के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल सेप के अंदर होते हैं हमारे अमाइनो एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है, हमारा सेल का सेप बनता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जूस, हमने नींबू पानी, उसमें नींबू ले लिया, चीनी ले ली, ये सब ले लिया, उससे हमारा क्या बन गया, नींबू पानी बन गया, तो वो हमारा क्या हुआ, सेप हो गया। उसी तरह से प्लांट से क्या बनता है, सेल सेप बनता है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, शुगर होती है और ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में वैक्यूल किस तरह से पाया जाता है। तो देखिए, आइए इधर, तो देखो ये है मेरे पास एक प्लांट सेल और ये है एक एनिमल सेल, ठीक है। अब देखो, एनिमल सेल में जो वैक्यूल है, सॉरी प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो कितना बड़ा पाया जा रहा है, और एनिमल सेल में इतना छोटा सा पाया जा रहा है, ठीक है। और ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है। इसके अंदर ये जो है अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली क्या है, क्योंकि प्लांट सेल है तो ये क्या हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी, ठीक। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बाकी सब चीजें सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ वैक्यूल का है कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर डायग्राम आई होप कि आप बनाते चल रहे होंगे साथ में। वैसे अगर साथ में नोट डाउन करते चल रहे हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि साथ में नोट डाउन करने से आपके माइंड में वो चीजें ज्यादा टाइम तक रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर भी। तो
तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं हम सेकंड सेल ऑर्गेनेली क्या है मेरे पास। हमने वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। अब देखो, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। जैसे कि मैंने बताया था सेल ऑर्गेनेली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है। अब लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स, ये क्या होता है, लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स का और शीट का। बहुत सारी ट्यूब्स होती है, इसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं। ठीक है। ऑक्यूरेंस इन थ्री फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स में भी पाया जाता है। पहला लॉन्ग ट्यूब्यूल के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि ऐसे ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, तो इनके फॉर्म में ही पाया जा सकता है। वेसिकल्स की फॉर्म में पाया जाता है, यानी ऑब्लोंग बैग्स, जैसे कि बैग्स होते हैं उनके फॉर्म में भी ये पाया जा सकता है। सिस्टर्नी की फॉर्म में पाया जाता है। सिस्टर्नी क्लोज हो सकती है, फ्लूइड फिल्ड सैक हो सकती है। ठीक है। अब अटैचमेंट देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस चीज से अटैच होता है। देखो, वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइड तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, दो साइड होती है, एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ठीक है। सेकंड, अदर साइड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी साइड किससे अटैच होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने इसके कुछ फीचर्स पढ़ लिए हैं कि ये क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड थिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ और रफ से क्या मीन्स है, क्या मतलब है इसका। तो देखो, हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसकी सरफेस पे। तो किसी के ऊपर कोई चीज प्रेजेंट होती है तो आपको ऐसा नहीं लगता रफ रफ सा है ना, तो कोई कपड़े हैं आपके पास, उनके ऊपर सितारे मोती लगे हुए हैं, तो आप ऐसे छूओगे तो कैसा लगेगा, रफ रफ सा लगेगा ना, स्मूथ थोड़ी लगेगा। तो इसके ऊपर जहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो इस टाइप से होता है। देन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस साइट होती है। राइबोसोम्स जो हमारे हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। आप देखो इधर, देयरफॉर अपीयर्स रफ, इसी की वजह से क्या होता है, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसी की वजह से हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ होता है। ठीक है। अब इधर देखो, अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट अपीयर स्मूथ, राइबोसोम्स स्मूथ में एब्सेंट होते हैं, कोई राइबोसोम्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। मैंने अभी तक आप लोगों को क्या पढ़ाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और थ्री फॉर्म में पाई जाती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में पाई जाएगी, सिस्टर्नी की फॉर्म में पाई जाएगी और वेसिकल्स की फॉर्म में पाई जाती है ये। ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इसके टाइप्स के राइबोसोम्स, नहीं सॉरी अटैचमेंट पढ़ाया है कि एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है और दूसरी तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके ऊपर जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स तो वो क्या होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस साइट होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाता है। ठीक। अब उसके बाद है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से क्या होता है, वो स्मूथ होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन, जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाएगा, प्रोटीन ही बनाएगा। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल अगर फट जाते हैं, हमारे खराब हो जाते हैं तो उसको क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड है मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
बायोजेनेसिस का मतलब, बायो का मतलब लाइफ होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज का बनना, किसी भी चीज का जनरेट होना, जेनेसिस का मतलब ये होता है। तो मेम्ब्रेन को बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब उसके बाद है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स कैसे एक्ट करते हैं, हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं और एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम, ये एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है, यानी कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या कर लिया है, हमने सेल ऑर्गेनेली के अंदर वैक्यूल्स कर लिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्गी एपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि कुछ छूट गया हो, वैसे तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं भी कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज दोबारा से जाके मेरी वीडियोस देखिए, आई एम श्योर बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।